हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और हाजिर हूं आप सबके बीच में 18 सितंबर के करंट अफेयर को लेकर। देखते हैं क्या क्या है खास आज की क्लास में आपके लिए। लास्ट में रिवीजन की क्लास है। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसका सब कुछ रिवीजन करते हुए चलते हैं। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है, टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में ये सारा जो मटेरियल है वो उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। जब आप परिश्रम करते हैं तो सफलता आपके पीछे आती है, न कि आप उसकी तरफ भागते हैं। यानी कि अगर आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप सिर्फ मेहनत करने पर फोकस्ड रहिए, अपने आप को सुधारने के ऊपर फोकस्ड रहिए। निश्चित ही सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी विचारधारा के साथ में परिश्रम करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, विश्व जल निगरानी दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में जो जल की इम्पोर्टेंस है उसको बताने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको किस तरीके से हम काफी समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको सेव कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर हर साल 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2003 में मनाया गया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका में एक संगठन है जिसका नाम है क्लीन वाटर फाउंडेशन, इसके द्वारा। ओके। और अभी अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो ये जो है वर्ल्ड लेवल पर दो संगठन है जिसके द्वारा मनाया जाता है। एक है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ और दूसरा है जल पर्यावरण महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के बारे में बात करूं तो इसके चेयरमैन कौन है, तो डैन एरस हैं। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1998 में करी गई थी। जल पर्यावरण महासंघ के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 1928 में, अध्यक्ष जैकलिन इजारेल और मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में है। ओके, आइए नेक्स्ट न्यूज पर फोकस करते हैं। वर्ल्ड बैम्बो डे। वर्ल्ड बैम्बो डे हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बैम्बो है वो एक प्राकृतिक घास के रूप में हम इसे समझते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रतिदिन 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा उनकी हाइट बढ़ जाती है। और ये एक अपने आप उगने वाला जो बांस है, ये घास की एक प्रजाति है ना। इसको आप समझ लेना। साथ में ही इसका बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, लकड़ी की जो लकड़ी से रिलेटेड काम है या जो लकड़ी से रिलेटेड जो उद्योग है, उसमें इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्राफ्ट के लिए भी, सजावट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो विश्व बांस संगठन है जिसके द्वारा पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में करी गई थी और इसका मुख्यालय आपको बेल्जियम के एंटवर्प में देखने को मिल जाएगा। ओके, देखो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बांस जो है अपने आप उगने वाला एक प्राकृतिक घास के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। इसकी जड़ें इतनी अंदर तक पृथ्वी के अंदर सिमटी होती हैं कि ये जो है जल के संरक्षण के लिए, मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, मृदा को बांधे रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पौधा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए ही हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेना। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि अगर दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए दोनों व्यक्तियों को समान वेतन दिया जाए। और स्पेशली इसमें लिंग भेद पर फोकस किया गया है, यानी कि लिंग भेद को खत्म करना और जो लैंगिक समानता है उसको बनाए रखने के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को फोकस किया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा 2020 में इसको मान्यता दे दी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए। ओके, और 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। क्लियर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्रविड़ नेता सी एन अन्नादुरई, जब इनकी जयंती मनाई जा रही थी तो जो द्रमुक सरकार है, द्रमुक का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रख लेना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्योंकि जो ये पार्टीज है ना, राजनीतिक पार्टीज, इनके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो इस सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है। तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं और उनके द्वारा एक योजना लेकर आई गई। इस योजना का नाम क्या है, तो कलैगनार मगलिर उरिमाई थित्तम, इस योजना की घोषणा करी गई।
देखिए, इस योजना के तहत जो तमिलनाडु है वहां पर 1.06 महिलाओं को रजिस्टर्ड किया गया है, चुना गया है। वो महिलाएं जो घर की मुखिया हैं, उनके अकाउंट में हर महीने क्या किया जाएगा, 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसके लिए एटीएम भी उनको दिया गया है। ओके, आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो द्रमुक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्रविड़ प्रगति संघ, इस बात को याद रख लेना। ओके, तमिलनाडु के बारे में चर्चा करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, साथ में ही अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर इसके मुहाने पर स्थित है। 26 जनवरी 1950 में एक राज्य के रूप में इसका गठन कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज थी वो डिसाइड हुई थी फाइनली 14 जनवरी 1969 को, याद रख लेना। इसके मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, जैसा कि हमने बात कर लिया। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। विधानसभा में सीटें यहाँ पर जितनी हैं 235 हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ से 18 सीटें जाती हैं। लोकसभा के लिए यहाँ से 39 सीटें जाती हैं। और अगर उत्पादन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर केलों और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। आम, रबड़, मूंगफली और नारियल के उत्पादन में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और कॉफी के उत्पादन में तीसरे नंबर पर भारत में स्थिति रखता है। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का नाम हमने सुना होगा। तो देखो, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाले प्रेजेंट टाइम में जो देश हैं उनकी संख्या 154 है। तो जब इन देशों की रैंकिंग करी गई तो ये देखा गया कि जो भारत है वो नंबर 1 पर है। यानी कि भारत में जो क्रिप्टो का प्रयोग हो रहा है उसके मामले में भारत नंबर 1 पर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का स्थान क्या है। तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर वियतनाम है, चौथे स्थान पर अमेरिका है और पांचवें नंबर पर यूक्रेन है। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया भी है। देखो, 154 देश हैं और इसमें हमने जैसा कि बात कर लिया, नाइजीरिया सेकंड नंबर पे, वियतनाम तीसरे नंबर पर, यूएसए फोर्थ पे है, यूक्रेन पांचवें नंबर पर है। अच्छा, ये कौन सी संस्था है जिसने रैंकिंग दी है? तो ये रैंकिंग दी गई है 2023 के लिए ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्स इंडेक्स के द्वारा। ओके, क्लियर। देखो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तरीके की डिजिटल या इसको आभासी मुद्रा भी कह सकते हैं। ये एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है। विकेंद्रीकृत मुद्रा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये किसी भी सरकार, किसी भी संस्था के द्वारा इसको आप जो है इसको बाधित नहीं कर सकते, मतलब नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में ही डिजिटल फॉर्म में ही इसका लेन देन किया जाता है और डिजिटली फॉर्म में ही कंप्यूटर के द्वारा इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो हमने बिटकॉइन का नाम बहुत ज्यादा मात्रा में सुना है। तो बिटकॉइन, एथेरियम और लाइट कॉइन इसमें शामिल है। ओके, देखो, हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उसका नियंत्रण आरबीआई के हाथ में है। तो अगर कोई भी बैंक सही से नियमों और कानूनों का पालन नहीं करता है तो आरबीआई उसको बाउंड करती है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, जुर्माना लगाती है। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा कुछ सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगा दिया गया है। पूछा ये जा रहा है कि जो ये मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है वो बैंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 4 सहकारी बैंक है जिनके ऊपर जो हमारी आरबीआई है उसने क्या करा है, जुर्माना लगाया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आरबीआई ने जो सहकारी बैंक है जिस पर जुर्माना लगाया है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बारामती सहकारी बैंक है, इस पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक है, इस पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। और बाघोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और साथ में वीरम गांव मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन बैंकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे टाइम पत्रिका के बारे में। देखो, टाइम पत्रिका जो है जो रैंकिंग करती है वो हमेशा वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग करती है। तो टाइम पत्रिका ने अपनी द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की जो सूची है उसको जारी करा है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज में हमारे देश की जो इन्फोसिस है वो शामिल हो गई है। इन्फोसिस शामिल होना अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है। और इन्फोसिस के देखिए, यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे तो इन्फोसिस जो है एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा
और जब टाइम पत्रिका के द्वारा रैंकिंग करी गई तो उसमें 88.38 जो मार्क्स हैं वो स्कोर किया है किसने, इन्फोसिस ने। 100 कंपनियों की लिस्ट में 64th नंबर पर है इन्फोसिस। ओके, क्लियर। देखो, इन्फोसिस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 4 इंजीनियर्स ने मिलकर करी थी 1981 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक मेन रूप से कहे जाते हैं वो है NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति ये वही व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी के ससुर जी भी हैं, इस बात को याद रख लेना। इसीलिए इनको, ऋषि सुनक जी को भारत का दामाद कहा जाता है, जैसा कि आप आजकल देखते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए लॉन्च किए गए एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है। तो देखो, कृषि के क्षेत्र में कुछ भी काम होगा तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो एकीकृत पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम है UPAG। ओके, UPAG, इसको याद रख लेना। अच्छा, इस पोर्टल के माध्यम से आप कृषि से संबंधित जो भी पॉलिसी बन रही है, जो भी निर्णय लिया जा रहा है, उसके बारे में विधिवत जानकारी ले सकते हैं। तो इससे कृषि के विकास में और किसानों को कृषि से रिलेटेड पॉलिसीज को बताने में जो अवेयरनेस पैदा करना है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये एकीकृत पोर्टल, जिसका नाम है UPAG। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट के बारे में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया के देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसको याद रख लेना। भारत 13वां देश बन गया है, या इसका जो स्थान है। अच्छा, देखिए, इस बात की घोषणा 14 सितंबर को नई दिल्ली में जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया था कि भारत 13वां देश बन गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने में। यानी कि जो उपभोक्ता मामले हैं उसमें भारत अब बहुत सिंसियरली काम करने लगा है, इस बात को समझ। LIC ने कितने लाभांश का चेक भारत सरकार को सौंपा है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो याद रख लेना 1831 करोड़ रुपए का LIC के द्वारा जो लाभांश है वो पेश किया गया है या सौंपा गया है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। LIC में जो भारत सरकार की इक्विटी थी उसका जो परसेंटेज था वो 96.5% था। तो जो भी लाभांश था भारत सरकार का, वो भारत सरकार को सौंप दिया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओके, आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। LIC के बारे में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी, और जब इसकी स्टार्टिंग करी गई थी तभी से ये लगातार काम कर रही है। नेक्स्ट बात करेंगे NTPC के द्वारा भी जो लाभांश है वो सौंपा गया है भारत सरकार को। तो कितना सौंपा गया है वो देख लेते हैं। तो 1487 करोड़ रुपए का जो लाभांश है भारत सरकार का, उसको सौंप दिया गया है NTPC के द्वारा। अच्छा, देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा LIC के बारे में, NTPC के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से और भी कंपनियां जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है, वो भी जो उनका डिविडेंड होता है यानी कि जो उनका लाभांश होता है वो भारत सरकार को सौंप देते हैं। तो इसमें 2 कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने भी भारत सरकार का जो लाभांश है वो उनको सौंप दिया है। ओके, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। NTPC के बारे में बात करें तो बिजली के उत्पादन के लिए पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है विद्युत उत्पादन की, वो कितनी है देख लेते हैं। तो 73,824 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ओके, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी, और इसका जो लक्ष्य है ये दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से पावर प्लांट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है। कल जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। देखो, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि जो किसी भी रोग से प्रभावित हैं उनकी सुरक्षा करी जाए। और हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी कि यहाँ पर जो निजाम का शासन था उससे हैदराबाद को मुक्त करके भारतीय संघ में मिला लिया गया था, और वो डेट था 17 सितंबर। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हैदराबाद 76 नंबर का अपना मुक्ति दिवस मना रहा है, जिसमें हमारे लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है।
सितंबर के तीसरे शनिवार को 16 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया, और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी हर साल सितंबर के का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। ओके, याद रख लेना इस बात को। हर साल 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस के शेवेलियर डांस एलऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के फैशन डिजाइनर है जिनका नाम है राहुल मिश्रा, इन्हें प्रदान किया गया है। पाकिस्तान के लिए मिस यूनिवर्स का जो इवेंट होने वाला है उसके लिए चुनी गई हैं एरिका रॉबिन। ओके, 2023 और 24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? याद रख लेना, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बन गए हैं श्रीनिवास के स्वामी। कौन बन गए हैं? श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, ईडी का नाम हम सुनते रहते हैं ना, जो छापा मारती रहती है, तो इसके प्रभारी निदेशक के रूप में, यानी कि जो डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम याद रख लेना, ये है राहुल नवीन। और अभी जैसा कि झाड़ पड़ी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो पद है उसको, उनका जो कार्यकाल है जब वो पूरा हो जाता है तो उसको एक्सटेंड न किया जाए, बल्कि उनकी जगह पर दूसरी भर्तियां करी जाए या दूसरे लोगों को प्रोन्नत किया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए घरेलू विक्रेताओं से कितने मूल्य के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो याद रख लेना, ये जो अमाउंट है वो 45,000 करोड़ रुपए का है। यानी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत वो कंपनियां जो भारतीय हैं और वो रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में काम कर रही हैं, बेचना चाहती हैं, खरीदना चाहती हैं, तो उसके लिए ही ये इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कितने पारंपरिक शिल्पों को कवर किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो 18 जो शिल्प हैं उनको क्या किया गया है? कवर किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कल जैसा कि हमने बात करा था, तो इसके तहत आप देखेंगे कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नई दिल्ली में इसके लिए अनाउंसमेंट करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र सरकार ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो देखो सैनिक स्कूल कितने निर्मित किए जाएंगे इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो जो भारत की सरकार है, भारतीय सरकार है, उसने कहा है कि पूरे भारत में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें फर्स्ट फेज में अभी 23 जो सैनिक स्कूल हैं वही खोले जाएंगे। ओके, यहाँ पर सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रख लेना, ये मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI के द्वारा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पोषण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो याद रख लेना, उड़ीसा की ये योजना है, यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का अनावरण किया गया है। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे और हमने फटाफट रिवीजन भी कर लिया। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।